Hello, friends. This is Muskan from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 118 टू 121. So here goes the video. एक्सचेंज हमने बहुत बार अपनी डेली रूटीन में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि मैं तुझे ये पेन देता हूँ तो इसके बदले में मुझे ये पेन दे दे, या मैं तुझे ये वॉच देता हूँ तो इसके एक्सचेंज में मुझे एक न्यू वॉच दे दे, या इसके एक्सचेंज में तू मुझे कोई न्यू चीज दे दे, या कोई भी चीज जो मुझे पसंद है तो उसके एक्सचेंज में मुझे ये चीज दे दे। यानी कि एक्सचेंज मतलब कि एक चीज के बदले में दूसरी चीज को लेना। हमने कई बार बच्चों को भी देखा होगा करते हुए कि मैं तुझे ये डॉल दूंगा तो मुझे इसके बदले में तो ये मुझे ये वाला टॉय दे दे। तो ये जो वर्ड है एक्सचेंज, एक्चुअल में ये एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज है कि जब एक पर्सन अपनी कोई चीज दूसरे पर्सन के साथ एक्सचेंज करता है, उसके साथ बदल लेता है, अपनी चीज उसे दे देता है एंड उसकी जो चीज उसे पसंद होती है वो चीज वो खुद ले लेता है। तो एक्चुअल कंसेप्ट एक्सचेंज का ये है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को रीड करते हैं तो उसमें जो एक्सचेंज है, जो एक तरह की ट्रांसफर है, वो क्या है? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 118 जो है डील करता है एक्सचेंज के कंसेप्ट से। एंड वो कहता है कि वेयर टू पर्सन्स, यानी कि जहां दो पर्सन्स म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, यानी कि म्यूचुअली मतलब एक दूसरे की रजामंदी से ट्रांसफर करते हैं किस चीज का? एक थिंग की ऑनरशिप का दूसरे थिंग की ऑनरशिप के बदले। यानी कि दो पर्सन हैं, फॉर एग्जाम्पल ए है और बी है, वो लोग म्यूचुअली मतलब एक दूसरे की रजामंदी से ए जो है अपनी चीज का ऑनरशिप का ट्रांसफर करता है दूसरे की बी की चीज की ऑनरशिप से। यानी कि वो अपनी ए जो है अपनी चीज और उसकी ऑनरशिप जो है बी को दे देता है, और बी जो है उसके रिटर्न में इन रिटर्न जो बी है वो अपनी चीज और उसकी ऑनरशिप जो है ए को दे देता है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो दो चीजें हैं, जो सेक्शन 118 कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो ये दो चीजें हैं, जो दो पर्सन हैं जो अपनी चीज की ट्रांसफर करे, जिसकी ऑनरशिप वो ट्रांसफर कर रहे हैं, वो चीजें नीदर थिंग और बोथ थिंग बीइंग मनी ओनली, मतलब कि वो जो दोनों चीजें हैं, वो ये भी हो सकता है कि दोनों ही चीजें पैसा ना हो, मनी ना हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही चीजें जो है मनी हो। मतलब जो सेक्शन 118 का बेसिक पर्पस है वो ये कहता है कि जो चीज, जो थिंग जिसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है, जो वो दोनों चीजें हैं, जो दोनों थिंग्स हैं जिनकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है, वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, दोनों चीजें मनी भी हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही चीजें मनी नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है और एक चीज जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक दोनों ही चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही चीजें जो है मनी है। तो जो ऐसी ट्रांजेक्शन है उसे हम कहते हैं एक्सचेंज। मतलब बेसिकली एक्सचेंज क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है। अब ए ने जो है उसे अपनी कार दी, ए ने बी को कार की ऑनरशिप ट्रांसफर करी, और बी ने जो है अपनी लैंड की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी ए के नाम पे। तो अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपनी चीजें एक्सचेंज कर ली। ए ने कार के बदले जो है लैंड ले ली, और बी ने लैंड के बदले कार ले ली एक दूसरे से। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमारा एक्सचेंज है। अब यहाँ पर ए ने मूवेबल चीज दी यानी कार दी, और बी ने इमूवेबल चीज दी, तो ये भी एक्सचेंज है। और ऐसा केस भी हो सकता है कि जहां ए ने 100 रुपीज दिए और बी से जो है उसने $10 ले लिए, तो दोनों ने मनी यानी करेंसीज एक्सचेंज करी हैं। ये पॉसिबिलिटी भी जो है एक्सचेंज के अंदर आती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, तीसरी इलस्ट्रेशन हम ये भी ले सकते हैं कि ए ने अपनी लैंड जो है बी को दी, उसकी ऑनरशिप बी के नाम ट्रांसफर करी, और बी से उसने एक कार ले ली, साथ में 2000 रुपीज ले लिए। यानी ए ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बी को दी और बी से मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस मनी ले ली।
तो ये जो पॉसिबिलिटी है इसे भी हम जो है एक्सचेंज के अंदर ही कंक्लूड करते हैं, उसे एक्सचेंज ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मनी कंसिडरेशन नहीं है। अगर किसी चीज के बदले किसी तरह का मनी कंसिडरेशन आ जाता है, यानी चीज के बदले हम पैसा ले लेते हैं, वो मनी कंसिडरेशन हो जाता है, यानी हम उसको उसका पर्पस जो है एक्सचेंज से हट के सेल हो जाता है, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। वो सेक्शन 54 हमने सेल का पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि हम चीज दे रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी हम किसी को दे रहे हैं, उसकी ऑनरशिप हम किसी को दे रहे हैं, एंड इन रिटर्न उससे हम जो है मनी कंसिडरेशन ले रहे हैं। लेकिन एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज में हम एक तरह से बार्टर सिस्टम करते हैं, जो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था कि हम जब मनी नहीं होती थी तब बार्टर सिस्टम होता था, कि अगर किसी को वीट चाहिए तो वो अपनी जो है राइस उसे दे देता था और राइस के बदले वीट ले लेता था। ये हमने छोटी क्लासेस में ये बार्टर सिस्टम पढ़ा था। तो वैसे ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एक्सचेंज का कंसेप्ट है, जिसमें हम एक चीज को दूसरे के साथ बार्टर करते हैं। अब वहां पर हमारे पास कोई कंसिडरेशन नहीं है, किसी तरह की हम मनी कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं, वहां पे हम जो कंसिडरेशन है चीज ही दे रहे हैं। तो ये कंसेप्ट जो है सेल से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की प्राइस कंसिडरेशन नहीं होती। अब सेक्शन 118 का सेकंड पैराग्राफ ये कहता है कि a transfer of property in completion of an exchange can be made only in the manner provided for the transfer of such property by sale। यानी वो कह रहे हैं कि जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसमें जो ट्रांसफर हो रही है वो तब कंप्लीट होगी, उसी मैनर में कंप्लीट होगी जैसी मैनर में उसकी सेल कंप्लीट होती है। यानी कि जब हम किसी चीज की एक्सचेंज करते हैं तो उसको एक्सचेंज करने का जो मैनर है और उस ट्रांसफर को कंप्लीट करने का जो मैनर है वो वैसा ही होगा जैसा हमने सेल में पढ़ा था। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सेक्शन 54 में पढ़ा था कि सेल का क्या मैनर है, मतलब कि यहाँ पर भी वही सेम मोड ऑफ ट्रांसफर रहेगा जैसा कि सेल में होता है। यानी कि अगर हम दो मूवेबल चीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कार के बदले अगर हम बाइक को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उनकी एक्सचेंज हम तब मान लेंगे जब वो है पोजेशन, डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो जाएगी। जब वो पोजेशन में आ जाएंगे एक दूसरे के पास, उसकी पोजेशन डिलीवर हो जाएगी, तब हम उसे एक्सचेंज मान लेंगे। और अगर चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी है और अगर उनकी वैल्यू जो है 100 रुपीज से लेस है, तब भी उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, खाली डिलीवरी ऑफ पोजेशन से हम मानेंगे कि एक्सचेंज हो गई है। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिनकी जो वैल्यू है वो 100 रुपीज से एक्सीड कर रही है, फॉर एग्जाम्पल एक लैंड के बदले हम दूसरी लैंड को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक लैंड जो है 10 लाख की है और दूसरी लैंड भी जो है 10 लाख के आसपास की है, या सपोज करो 5 लाख 6 लाख की है, 7 लाख की है, तो अगर ऐसी लैंड्स भी एक्सचेंज हो रही है तो वहां पर हमें रजिस्ट्रेशन डीड बनवानी जरूरी है। तो बेसिकली सेक्शन 118 का सेकंड पैरा ये कहता है कि जो एक्सचेंज है उसकी ट्रांसफर तभी कंप्लीट मानी जाएगी अगर वो जो ट्रांसफर है वो उसी मैनर में होती है जिस मैनर में उस प्रॉपर्टी की सेल होती है। मतलब जो मोड ऑफ ट्रांसफर सेल का है वही सेम मोड ऑफ ट्रांसफर किसका होगा, एक्सचेंज का होगा। अब हम देखते हैं कि आगे क्या कहता है। आगे आता है हमारा सेक्शन 119, जो कि क्या कहता है कि राइट ऑफ अ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करा, एक प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन ने जिसके साथ एक्सचेंज करा, उसमें जो प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुई है उस प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट निकल आता है, कोई डिफेक्टिव टाइटल हो सकता है, तो उसकी वजह से जो पार्टी को नुकसान हुआ है, जो जिस पार्टी को वो डिफेक्टेड चीज मिली है, उसको जो नुकसान हुआ है उसके लिए उस पार्टी के पास क्या राइट है। तो सेक्शन 119 कहता है कि जिस पार्टी को डिफेक्टिव टाइटल मिला है या डिफेक्टेड प्रॉपर्टी मिली है उस पार्टी के पास दो रेमेडीज हैं। क्या रेमेडीज हैं? पहली रेमेडी है कि ही मे क्लेम रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय हिम to the other party provided that the property is still in the possession of that property।
अब क्या कर सकता है, जिस पर्सन को डिफेक्टेड टाइटल वाली प्रॉपर्टी मिली है, वो जो है दूसरे पर्सन को, जिससे उसे वो प्रॉपर्टी मिली है, जिसके साथ उसने वो प्रॉपर्टी एक्सचेंज करी थी, उसको कह सकता है कि भाई तू अपनी प्रॉपर्टी रख ले और मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दे। लेकिन वो कहता है कि प्रोवाइडेड, लेकिन क्या इसमें हो सकता है ये रिटर्न तभी हो सकती है अगर सामने वाले पर्सन के पास वो प्रॉपर्टी अभी उसके पोजेशन में है। अब उसके पास वो चीज ही नहीं है जो उसने रिटर्न करी थी, एक्सचेंज करी थी, अगर वो चीज ही उसके पास नहीं है तो वो उस चीज को रिटर्न नहीं कर सकता। यानी कि पहली रेमेडी उसके पास यही आती है कि जिसको डिफेक्टिव टाइटल मिला है, वो जिसके जिसके साथ उसने प्रॉपर्टी एक्सचेंज करी थी, उस पर्सन को कह देता है कि भाई तेरे पास ये प्रॉपर्टी अभी तेरी पोजेशन में है, तो तू मुझे अपनी प्रॉपर्टी ले ले और मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दे। पहली रेमेडी तो ये है। अब दूसरी रेमेडी है, अगर उसके पास वो चीज पोजेशन में नहीं है, वो प्रॉपर्टी पोजेशन में नहीं है, उसने वो प्रॉपर्टी किसी और को दे दी, तब उसके पास दूसरी रेमेडी क्या आती है कि he may claim compensation from the other party for the loss incurred due to such defective title। अब वो ये कहते हैं कि अगर उसके, अब जैसे उसने वो प्रॉपर्टी किसी और को दे दिया, उसके पास पोजेशन में नहीं है, तो जिसको डिफेक्टिव प्रॉपर्टी मिली है, डिफेक्टिव टाइटल मिला है, वो ये कह सकता है कि तुम मुझे कंपेंसेशन दो, मुझे कंपेंसेट करो उस लॉस के लिए जो मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी, डिफेक्टिव प्रॉपर्टी से हुआ है। वो कंपेंसेशन जो है क्लेम कर सकता है। यानी जिस पार्टी को, जिसका जो है राइट डिप्राइव हुआ है, जिसको गलत टाइटल वाली प्रॉपर्टी मिली है, वो क्या कर सकता है, वो कंपनसेशन की क्लेम कर सकता है। यानी सेक्शन 199 दो 119 सॉरी, दो रेमेडीज देता है। पहली तो देता है कि या तो प्रॉपर्टी रिटर्न कर लो अगर तुम्हारी पोजेशन में है। दूसरी रेमेडी वो देता है अगर तुम्हारी पोजेशन में वो प्रॉपर्टी नहीं है तो तुम मुझे उस लॉस के लिए कंपनसेट करो जो मुझे हुआ है तुम्हारे डिफेक्टिव टाइटल वाली प्रॉपर्टी से। तो अब हम आगे देखते हैं कि इस एक्सचेंज में आगे और क्या कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 120 कहता है कि जब हम प्रॉपर्टी एक्सचेंज करते हैं तो जो एक्सचेंजर और एक्सचेंजी, मतलब जो दो पर्सन हैं, जो दो पार्टीज हैं, उनकी राइट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं। तो उनकी राइट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं, तो 120 ये कहता है कि सेव as otherwise provided in this chapter, each party has the right and is subject to the liabilities of a seller as to that which he gives, and has the rights and is subject to the liabilities of a buyer as to that which he takes। यानी कि सेक्शन 120 ये कहता है कि जो पार्टीज हैं जो एक्सचेंज कर रही है, उनके पास, उनके लिए भी कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकली उसने मेंशन नहीं करा है। लेकिन वो ये कहता है, सेक्शन 120 ये कह रहा है कि जो पार्टीज की राइट्स, लाइबिलिटीज और ड्यूटीज हैं वो वही हैं अगर तो प्रॉपर्टी उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सचेंज करी है। अगर जो उन्होंने प्रॉपर्टी एक्सचेंज करी है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज या ड्यूटीज वही होंगी जो सेक्शन 55 के अंदर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 55 के अंदर सेलर और बायर की ड्यूटी थी। यानी कि 120 सेक्शन जो है क्लियरली राइट्स और लाइबिलिटीज को नहीं मेंशन करता, लेकिन वो ये कह रहा है कि जो राइट्स और लाइबिलिटीज हैं पार्टीज की जो एक्सचेंज कर रही है प्रॉपर्टीज की, उनकी राइट्स और लाइबिलिटीज जो है वो सेम वही राइट्स और लाइबिलिटीज होंगी जो हमने सेक्शन 55 के अंदर पढ़ी थी सेल के कंसेप्ट में। यानी कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर की जो राइट्स जो सेक्शन 55 में हमने पढ़ी थी, वही सेम राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो है एक्सचेंज की पार्टीज पर भी एप्लीकेबल होती हैं। और दूसरी बात ये कहता है जो हम इसमें से पढ़ते हैं वो है कि अगर अगर क्वेश्चन फिर अराइज होता है कि चलो इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो हो गया कि सेक्शन 55 की राइट्स एंड लाइबिलिटीज उस पर एप्लीकेबल होंगी, लेकिन अगर प्रॉपर्टी जो एक्सचेंज करी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अगर कंसेप्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का आ जाता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुई है, तब वहां पर राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो एप्लीकेबल होंगी वो होंगी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। यानी कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, 1930 के एक्ट के अंदर हमने सेलर और बायर की राइट्स और ड्यूटीज पढ़ी थी,
वो जो है एक्सचेंज में, जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करते हैं तो उसके पार्टीज के ऊपर तब वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के सेलर बायर की जो राइट्स और लाइबिलिटीज है वो एप्लीकेबल होंगी। तो अगर छोटी सी बात यह है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो रही है तो उसकी पार्टीज पर सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होगा, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो रही है तो उसके ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की सेलर और बायर की ड्यूटीज एप्लीकेबल होंगी। तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आगे क्या कहता है एक्सचेंज के मामले में। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 122 डील करता है एक्सचेंज ऑफ मनी से। वो बताते हैं कि अगर हम जो चीज एक्सचेंज कर रहे हैं, जो ट्रांसफर कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी, अगर वो मनी है तो उसके बारे में क्या कहता है। ये कहता है कि ऑन एन एक्सचेंज ऑफ मनी ईच पार्टी देयर बाय वारंट्स द जेन्युइनेंस ऑफ द मनी गिवन बाय हिम। जैसे कि हमने सेक्शन 118 के अंदर पढ़ा था कि वो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो मनी भी हो सकती है, यानी कि जो दोनों पार्टीज हैं वो मनी भी एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मनी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट जब हम एक्सचेंज मनी का कर रहे हैं, जब हम ट्रांसफर मनी का कर रहे हैं, तब ऐसे केस में दोनों पार्टीज जो है, जो ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, वो दोनों पार्टीज जरूरी है वो एक दूसरे को वारंट करती है कि जो हम मनी, जो हम करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, वो जो करेंसी है, वो जो मनी है, वो जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि जो एक पर्सन जो जेन्युइन मनी दे रहा है, दूसरा पर्सन जो काउंटरफेट मनी या फेक करेंसी आपको एक्सचेंज कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो दोनों पार्टीज हैं वो जेन्युइन मनी ही, रियल मनी ही जो है करेंगी, जो वैलिड करेंसी है उन्हें ही एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन, सपोज करो ए जो है 100 रुपीज दे रहा है और बी जो है $10 एक्सचेंज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि 100 रुपीज तो बहुत जेन्युइन है, ओरिजिनल है, लेकिन जो $10 है वो फेक मनी है, फेक करेंसी है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जो ये एक्सचेंज है, जो फेक मनी के साथ, फेक करेंसी के साथ जो एक्सचेंज हुई है, ये एक्सचेंज वॉइड हो जाएगी, ये वैलिड एक्सचेंज नहीं मानी जाएगी, ये ट्रांजेक्शन जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। और जिसको जेन्युइन मनी नहीं मिलती है इन एक्सचेंज, उसे फेक मनी मिलती है, वो एंटाइटल होता है किस चीज के लिए, वो अपनी मनी को वापस लेने के लिए एंटाइटल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक इलास्ट्रेशन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ए ने जो है 100 रुपीज एक्सचेंज करे और बी ने $10 एक्सचेंज करे। अब जो $10 थे वो फेक करेंसी थी, इन्होंने एक्सचेंज कर लिए। जब एक के पास $10 आए, उसे पता चला कि ये जो $10 है ये तो फेक है, ये जेन्युइन मनी नहीं है। तो अब जो ये एक्सचेंज तो वॉइड हो गया। अब इसका बी, जो ए को नुकसान हुआ है उसकी वजह से, उस फेक मनी की वजह से, तो ए जो है बी को कह सकता है कि तुम मुझे मेरे 100 रुपीज रिटर्न करो और अपने $10 अपने पास पकड़ो। ए ये इस चीज के लिए लायबल है, ए के पास ये रेमेडी है कि वो अपनी मनी जो उसे एक्सचेंज करी थी, अपनी मनी वो वापस ले सकता है। तो ये था कंसेप्ट हमारा एक्सचेंज से रिलेटेड। हमने सेक्शन 118 के अंदर देखा कि एक्सचेंज क्या है। 119 में ये देखा कि अगर किसी के साथ धोखा हो जाता है, उसे डिफेक्टिव टाइटल मिलता है, तो उस पर्सन के पास क्या राइट्स हैं। सेक्शन 120 के अंदर हमने ये देखा कि जो पार्टीज है, पार्टीज जो एक्सचेंज है, उनकी क्या राइट्स और लायबिलिटीज है। और सेक्शन 121 के अंदर हमने एक्सचेंज ऑफ मनी को स्टडी करा कि वहां पे वारंट ऑफ जेन्युइनेंस क्या होता है, और अगर किसी के पास फेक करेंसी या काउंटरफेट करेंसी आ जाती है तो उसको क्या रेमेडी मिलती है। तो आई होप आपको ये एक्सचेंज का कंसेप्ट समझ आ गया हो। इफ यू हैव एनी kind of doubt or queries, you can comment us in a comment section. Thank you.